कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज से हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है, नया कोर्स ही है, जो ज्योग्राफी का नया कोर्स है। इसकी हम शुरुआत बिल्कुल बिगिनिंग से करने वाले हैं। इसकी एक पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज आज से लेकर के आगे तक आएगी। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस शुरुआत के आज के इस लेक्चर को देखिए और जो भी लेक्चर सीरीज आने वाली है उसको भी आप रेगुलर तरीके से देखें। और इस लेक्चर को देखने के बाद जो भी आपको अनुभव प्राप्त हो, जैसा भी आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, यदि अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का कोई पैसा नहीं लगता है। और यदि लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में कोई सुझाव, कोई सलाह एक दोस्त के आधार पर देना चाहते हैं, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने, डिसलाइक करने और कमेंट करने से शायद आपको ऐसा महसूस हो कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक, डिसलाइक और कमेंट के सुझाव के आधार पर ही हमें ये पता चलता है कि हम लोग जो आप तक जो भी मैटर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो भी शिक्षा सामग्री आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम इस परिश्रम में कहाँ तक सफल हो पा रहे हैं, कहाँ तक हम आपको एक बेहतर मटेरियल देने में सक्षम हो पा रहे हैं, इसकी हमको जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर हम आगे आने वाले लेक्चर में हम उसका इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं और उसी आधार पर आपको बेहतर मटेरियल देने का प्रयास भी कर सकते हैं। यदि आप कोई भी हमारे इस लेक्चर को देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे सुझाव से कुछ बेहतर इसमें किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर पहला क्वेश्चन ये आता है कि यदि हमको ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है तो सबसे बड़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि कोई भी सब्जेक्ट हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक लेके जाएं। कहाँ तक लेके जाने में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सोचने में समय लगा देते हैं। इसमें हम बिल्कुल ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, जिसका आज का ये पहला लेक्चर है। इसके आगे भी लेक्चर लगातार आएंगे, ठीक है? तो इसके लिए बिल्कुल शुरुआत से यहाँ से शुरू करते हैं। आप जैसे कि आप देख रहे होंगे एस्ट्रोनॉमी लिखा हुआ है। ये अब आप सोच रहे होंगे ये एस्ट्रोनॉमी है, मतलब खगोल की है, ये ज्योग्राफी तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपका सही है कि हम भूगोल के अंदर इस एस्ट्रोनॉमी को क्यों पढ़ें, हमारा इसका पढ़ने का मतलब क्या है। तो यदि आप 1 मिनट समय दें तो हम आपको एक आपके विचारों की श्रृंखला को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें। आप खुद सोचिए, मानव की प्रकृति बहुत ज़्यादा जिज्ञासुपूर्ण है। आप खुद सोचिए, आप जहाँ पर खड़े हैं वो आप किसी घर में हैं, घर के बाहर आप किसी तहसील में रहते होंगे, फिर एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट छोटा सा लेवल और बढ़ते हैं तो आप जिले में पहुंचते हैं, फिर जिले से थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं तो आप किसी राज्य में पहुंचते हैं, और फिर किसी राज्य का लेवल और बढ़ाते हैं, राज्य के संगठन से जो आपका देश बनता है उस आप भारत देश में रहते हैं। फिर ये भारत देश कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे एशिया कॉन्टिनेंट पर स्थित है। यदि कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो आप कहोगे पृथ्वी पर है, और यदि पृथ्वी पूछी जाए कहाँ है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि ये कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में स्थित
स्थित है या स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? ऑब्वियसली बात है, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। इसके बारे में हम जैसे ही लेक्चर आगे बढ़ाएंगे आपके बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा। तो आपने कहाँ पर पहुंचे, अपनी पोजीशन को जानने के लिए आपकी दिमाग ने क्या कहा कि आपकी पृथ्वी कहाँ है? यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में है। आखिर ब्रह्मांड में कहाँ है और ये ब्रह्मांड क्या है? तो हम इस पृथ्वी का पूर्ण अध्ययन करने से पहले, ज्योग्राफी क्या होती है कि जो पृथ्वी है इसका साइंटिफिक अध्ययन भूगोल कहलाता है। लेकिन ये पृथ्वी कहाँ है, किस पोजीशन पर है, कैसे चक्कर लगाती है, इस पर सूर्य का कैसे प्रभाव पड़ता है, तारों का कैसा प्रभाव पड़ता है, इन सारे के सारे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बाकी इन जितने भी आपको क्रिया देखती हुई नजर आते हैं, इन सब का पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर के लिए हमको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी ही पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमी। यहीं से हमारे लेक्चर की शुरुआत होगी, लेकिन हमको ये देखना होगा ये एस्ट्रोनॉमी का कोई भी लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर नंबर 0 है, क्योंकि हम आज सीखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम कितना कुछ मटेरियल पढ़ते हैं, है ना। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा आता ही होगा कि आप सोचते होंगे कि आखिर जैसा कि पहला लिखा है, हमारी पहला टॉपिक होगा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। मतलब क्या है कि इस पृथ्वी, सूर्य, गैलेक्सी और बाकी जितना कुछ आपके जो आप रात में चमकते हुए तारे या आप यूनिवर्स देखते हो, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसमें कई सारी थ्योरी दी गई हैं। इन थ्योरी में 2 थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये बिल्कुल नई थ्योरी है, ठीक है। ये वाली थ्योरी 1950 में दी गई थी, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये वाली थ्योरी 1966 में दी गई थी, जिसको 1967 में मॉडिफाई किया गया था। मॉडिफाई मतलब परिवर्तित किया गया था, बिल्कुल क्लियर सी बात है। देखिए ये थ्योरी है, जिसमें पहली थ्योरी स्टेडी स्टेट और उसके बाद बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो शुरुआती ब्रह्मांड का जो पूरा मटेरियल था वो एक बहुत ही डेंस पॉइंट पर था, सघन पॉइंट पर था, और इसमें एक अचानक विस्फोट हुआ और ये इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। इसमें हम सीखेंगे। इसके बाद स्टेडी स्टेट सीखेंगे। ये थ्योरी आई, इस थ्योरी में ये बताया गया कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस थ्योरी का कुछ पार्ट समझाने का प्रयास करते हैं। आप ये सोचिए, मान लीजिए कि यहाँ पर शुरुआत में डेंस पदार्थ था, बिल्कुल सही बात है, डेंस पदार्थ था। जब इसमें विस्फोट होगा तो इसका घनत्व कम होगा। मतलब समझिए, आखिर घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है कि कोई चीज कितनी पास है, ठीक है ना। और जब इसमें विस्फोट होगा तो इसका घनत्व कम पड़ेगा। आप एक गिट्टी ले लीजिए, है ना, गिट्टी को बिखेरना शुरू कर दीजिए, है ना, पतली गिट्टी ले लीजिए पत्थर की, और इसको बिखेरना शुरू कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 2 पत्थरों के बीच का स्पेस बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टेडी स्टेट ये बताता है कि जो इसके बीच की जगह है ये फैलती हुई चली जाएगी कि तो इसके बीच में नया पदार्थ बनेगा, जिससे कि ब्रह्मांड की एवरेज घनत्व हमेशा नियत रहता है। इसमें ये चीज बताई गई है कि यूनिवर्स का एवरेज घनत्व हमेशा नियत रहता है, और इसका दूसरा नाम कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी, सतत निर्माण सिद्धांत, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरा लेक्चर होगा। इसको देखिए। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं आवर गैलेक्सी मंदाकिनी। देखिए इसके बाद जब ये बिग बैंग हुआ उसके बाद तारे बने। जब तारे समूह में रहने लगे तो एक गैलेक्सी का निर्माण किए। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं, 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सियां हैं, है ना। तो हम सभी गैलेक्सी का तो अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है उस वाली गैलेक्सी का तो हम अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर सी बात है। तो हम अपनी मंदाकिनी का अध्ययन करेंगे। फिर इस गैलेक्सी का निर्माण अरबों तारों से हुआ है। तो इस अरबों तारों का हम सभी का अध्ययन तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल के बारे में तो हम अध्ययन कर सकते हैं। तो हम स्टार की लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे।
फिर इसके बाद ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, इसके बाद तारों की हमने लाइफ साइकिल की चर्चा कर ली। इसके बाद हमारा सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन और वरुण, तो ये 8 ग्रह हैं, सूर्य है। तो इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, कैसे हुई, इनका हम अध्ययन करेंगे। इन सब की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, इनका भी हम अलग अलग से अध्ययन करेंगे। कुछ थ्योरी है सौरमंडल की उत्पत्ति की। एक है मोनेस्टिक थ्योरी। मोनेस्टिक थ्योरी में ये बताया गया है कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से एक तारे से हुई है। ध्यान रखिए, मोनेस्टिक का मतलब होता है एक तारे की, एक तारा से हुई है। ड्यूलिस्टिक सिद्धांत में बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है, यानी कि द्वितारकी है। सुपरनोवा थ्योरी में ये चीज बताई गई है कि जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये एक सूर्य के पास में एक दूसरा तारा था जिसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ और उसके जो गैस और धूल के कण निकले, वहीं से इस इस सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, इसके बाद जो बिल्कुल लेटेस्ट है बिग बैंग थ्योरी, इसको हम इसी में पढ़ लेंगे, है ना, तो इसको इसी में पढ़ लेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जो इसके कई सारे एविडेंस भी हैं जो ये बिल्कुल क्लियर तरीके से स्पष्ट करती है ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति की। आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अरबों तारे हैं, हम सभी तारों का अध्ययन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने तारे सूर्य का तो अध्ययन कर सकते हैं ना। तो हम सूर्य का अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमारे सूर्य में 3 जोन है, कोर है, रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्टिव जोन है। और इसकी जो त्रिज्या है वो 6,96,000 किलोमीटर है ना, 6,96,000 किलोमीटर है। इस तरीके से अगर इसके बारे में हम पूर्ण अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दी प्लैनेट्स। फिर सूर्य का अध्ययन करने के बाद जो पूरा हमारे सौरमंडल में एनर्जी का सोर्स है, इसके बाद हम अपने प्लैनेट्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्लैनेट्स का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से परिक्रमा करते हैं, कलर कैसा है और ये किस प्रकार से व्यवस्थित है, छोटा बड़ा कैसा है, और ये किस प्रकार से रिवोल्यूशन करते हैं, कितने दिनों में परिक्रमण करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद हम ध्यान देंगे कि जो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स मरकरी और वीनस हैं, यानी कि बुध और शुक्र दोनों को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। इनका भी हम अध्ययन करेंगे कि ये आखिर मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक बात प्रचलित है बहुत ज़्यादा कि ग्रहों के उदय होने और अस्त होने की बात की जाती है। तो हम इसका भी अध्ययन करेंगे कि ये हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो ग्रहों के अस्त और उदय होने की बात क्यों करते हैं और इसका हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स। ध्यान दीजिए कि मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक चट्टानी पिंडों की पूरी श्रृंखला होती है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जब तक ये परिक्रमा करती है तब तक वो एस्टेरॉइड कहलाती है। बहुत ज्यादा जरूरी, ध्यान रखिए, इस पर हम दोबारा फिर से फोकस करवाना चाहेंगे। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, जब तक कोई चट्टानी पिंड मंगल और बृहस्पति के बीच में परिक्रमा कर रहा है, इस प्रकार से यदि कोई ये पूरी पेटी होती है, ठीक है, पूरी पेटी होती है, ये जब तक ये परिक्रमा कर रहा है, जब तक अपनी कक्षा में है, तब तक ये क्या कहलाता है, एस्टेरॉइड्स। ओके, जब ये अपनी कक्षा को छोड़ देता है, क्यों छोड़ेगा इसकी चर्चा हम ये करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जान लीजिए, एक कक्षा को क्यों छोड़ेगा, क्योंकि ये छोटे टुकड़े हैं और किसी ना किसी के ग्रेविटेशन फोर्स जिधर ज्यादा होगा उधर खिंच जाता है। यदि ये बृहस्पति की तरफ खिंचे या मंगल की तरफ खिंचे तो ये इन ग्रहों पर गिरना शुरू हो जाए। जैसे ही इन चट्टानी पिंडों ने अपने कक्षा को छोड़ा, वैसे ही ये क्या कहलाते हैं, मीटियोराइट्स कहलाते हैं। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए ये कॉमेट्स, इसके बाद हम कॉमेट्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। कॉमेट्स क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु एक बर्फ
और गैसों के बने हुए पिंड होते हैं जो इन पूरे सौरमंडल की परिक्रमा करते हैं। ओके, किसकी परिक्रमा करते हैं? पूरे के पूरे सौरमंडल की परिक्रमा करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे बाद के वीडियो में, लेकिन इसमें हम एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता देते हैं कि कॉमेट्स हमेशा, बहुत सारे कॉमेट्स हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि इनकी इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। कॉमेट्स में पूंछ पाई जाती है और ये पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। रिमेंबर क्या कि कॉमेट्स की पूंछ हमेशा जो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। क्यों होती है और ये पूंछ ही इस धूमकेतु में क्यों पाई जाती है, इन सब की चर्चा हम कॉमेट्स वाले लेक्चर में करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अर्थ रोटेशन इज डिक्रीजिंग। आप ध्यान दीजिए, जब एस्टेरॉइड्स अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यदि वो जुपिटर के संपर्क में आ गए तो जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो जुपिटर पर गिरेंगे। फिर यदि ये यहाँ से छूट गए तो यहाँ पर मार्स पर गिरेंगे। यदि मार्स आगे अपनी कक्षा में निकल गया और यहाँ से आ रहे हैं तो ये पृथ्वी पर गिरेंगे। यदि ये पृथ्वी पर गिरेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा? जो सबसे बड़ा इस समय प्रभाव पड़ रहा है इस मीटियोराइट्स के गिरने से, ठीक है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें क्या सा प्रभाव हो रहा है? सबसे ज्यादा अर्थ की रोटेशन डिक्रीज होती जा रही है। अर्थ जो घूम रही है, ध्यान दीजिए, देखिए ये एक ग्लोब है, प्रतिरूप है, ये घूम रही है, तो इसकी क्या होती है? इसकी स्पीड धीमी पड़ती जा रही है, ठीक है ना, ये इसकी स्पीड धीमी बढ़ती जा रही है। और एक दूसरा प्रभाव होता है कि इस पृथ्वी पर जब मीटियोराइट्स गिरते हैं तो इसका वेट बढ़ता चला जा रहा है, वेट बढ़ता चला जा रहा है, जिससे इस द्रव्यमान बढ़ेगा और इसका जो रोटेशन की गति है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके बारे में भी हम पूर्ण अध्ययन करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे द मून। कहने का मतलब हम सभी यहाँ पर मंगल के, ये आप देख रहे होंगे पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसका नाम चंद्रमा है ना। तो हम सभी उपग्रह का तो अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन अपने चंद्रमा, अपने उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह मून की पूरी अध्ययन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मून हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसी की वजह से ज्वार आते हैं, इसी की वजह से सूर्य ग्रहण होता है ना, और ये पृथ्वी पर बहुत सारे प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है, ठीक है, जिसका प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण आखिर कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है और इनका टाइम क्या होता है और इनका मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है और क्यों पड़ता है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर दिखाया गया है कि एक प्रकार का आपका सूर्य ग्रहण है, ठीक है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य की आभा या मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है और ये सूर्य ग्रहण है। इसी प्रकार से जब मून और सन के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्लियर? इतनी चीज आप समझ गए होंगे संभवतः। वैसे सूर्य ग्रहण का हम टाइम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिनट होता है। कितना होता है? 7 to 8 मिनट होता है, ठीक है। और ये वाला जो चंद्र ग्रहण है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक भी हो सकता है। इसका इतना ड्यूरेशन ज्यादा क्यों है, इसका ड्यूरेशन इतना कम क्यों है, इसके बारे में भी हम पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। ये यहाँ तक यदि आप देख रहे हो तो यहाँ तक पूरा ये वाला इतना पूरा पार्ट कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। ओके, अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है ग्लोब। मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी। यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्लोब का अध्ययन किया जाता है। ग्लोब क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका हम ज्योग्राफी के पूर्ण अध्ययन के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इन सब की जानकारी धीरे धीरे लेक्चर के अंतर्गत दी जाएगी। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ग्लोब क्या होता है। तो आप पृथ्वी का प्रतिरूप जो हमारे हाथ में है इस समय, इस पृथ्वी के प्रतिरूप को ही हम ग्लोब कहते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, इस ग्लोब पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कुछ रेखाएं इसमें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई हैं और कुछ एक सर्कुलर फॉर्म में खींची गई हैं, है ना।
कुछ एक सर्कुलर फॉर्म में खींची गई है। जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश बोलते हैं। और जो रेखाएं पोल टू पोल खींची गई हैं, इन वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है चित्र के माध्यम से। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी है अक्षांश रेखा है। ये वाली रेखा जो 0 डिग्री वाली रेखा है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इस वाले को हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त। ओके, इसको हम अंटार्कटिक वृत्त और इसको मकर रेखा बोलते हैं। इन सब की हम पूरी चर्चा करेंगे। इंग्लिश में जब कहें तो ये इक्वेटर हो जाएगा और ये कैंसर हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, मकर रेखा। ये वाली क्या है? देशांतर रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इतना सीखने के बाद हम प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, जिसका नाम है अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का हम अप्लाइड करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके हमारे जो खगोलवेत्ता है वो इस सारे के सारे अध्ययन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। हमारे उपग्रह छोड़े जाते हैं, IRS, इनसैट, इन सब को छोड़ने में किस प्रकार से खगोल की काम करती है, ये किस प्रकार से उपयोगी है, इसमें अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। अब इस पूरी जानकारी को हमने इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। कहाँ पर सीखेंगे? अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत सीखेंगे। अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ ये लैटिट्यूड है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आपके अंदर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लैटिट्यूड अक्षांश का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, अक्षांश का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो लैटिट्यूड का इस्तेमाल हम जलवायु पेटियां, क्लाइमेटिक जोन को निर्धारण करने में करते हैं। क्लियर? रिमेंबर कर लीजिए कि लैटिट्यूड का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम क्लाइमेटिक जोन को निर्धारण में करते हैं, और लॉन्गिट्यूड का प्रयोग हम समय के निर्धारण में करते हैं, टाइम के निर्धारण में करते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हम कहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का दोनों प्रयोग करते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन दोनों का प्रयोग हम किसी चीज की किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए करते हैं। क्लियर? किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि हमारा इंडिया कहाँ है, तो इंडिया की पोजीशन पूरी लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये है कहाँ। कहने का मतलब इसका हम पहले ये लिखते हैं कि इंडिया की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन क्या है। इसमें हम इसका अक्षांशीय विस्तार और इसका देशांतरी विस्तार लिखते हैं। अक्षांशीय विस्तार में इंडिया का देखें तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, और 68 अंश देशांतरी विस्तार 68 अंश 97 से 97 अंश 25 मिनट है। ये इसकी ये एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन भी इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि ये ट्रॉपिक पार्ट में पड़ता है। क्लियर? ट्रॉपिक पार्ट में पड़ने की वजह से इसमें इसे युवा सूर्य का देश भी कहा जाता है। और इसकी यदि ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखें तो बहुत ज़्यादा भी स्ट्रांग है, क्योंकि इसके दोनों ओर नीचे दक्षिणी भाग में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और इसके उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो उत्तर की हवाओं से भी इसकी रक्षा करता है। तो एक ओवरऑल यदि हम इसकी पोजीशन देखें तो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन और ज्योग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से ये बिल्कुल एक्यूरेट सही पोजीशन पर है। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन करने से पहले, किसी स्थान का अध्ययन करने से पहले हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ की पोजीशन बता सकते हैं। तो इतना कुछ सीखने के बाद हम अगला लेक्चर शुरुआत करेंगे कहाँ से? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसमें हमारी पहली थ्योरी होगी बिग बैंग, जिसका वीडियो अगले नेक्स्ट में आएगा। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपका जो भी अनुभव प्राप्त हुआ हो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और जो भी
आपको जिज्ञासा हो कुछ सुझाव देने की, कुछ सही करने की, और कुछ यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।